जिला संवाद की श्रृंखला शुरू हुई, जिसके तहत हमारा प्रदेश के सभी जिलों में जाने का कार्यक्रम है। अभी तक हम 17 जिलों में ये संवाद कर चुके हैं। कवर्धा इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी है और इस 18वीं कड़ी के अंतर्गत इस सभागार में मौजूद कवर्धा जिले के जो तमाम प्रबुद्ध जन यहां मौजूद हैं, मैं हरिभूमि INH परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ इस श्रृंखला में महज राजनीतिज्ञों से बात नहीं होती, महज प्रशासनिक अधिकारियों से बात नहीं होती, समाज जिनसे आकार पाता है उन लोगों से भी बात होती है। तो इस समय मेरे साथ मंच पर समाज के वो प्रबुद्ध जन मौजूद हैं। हमारे साथ व्यापारियों का पक्ष रखने के लिए कैट के अध्यक्ष, जो साथ साथ सराफा व्यापारी संघ से भी जुड़े हुए आकाश आहूजा जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें आप आकाश आहूजा जी का। इसी क्रम में हमारे साथ में स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहां पर डॉक्टर अतुल जैन जी कर रहे हैं। मेरा आग्रह आप सबसे है, आपके बीच के लोग हैं, राजनेताओं के लिए आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते हैं, पर इस क्षेत्र के लोगों के संदर्भ में एक सार्वजनिक स्वीकृति जरूरी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सम्माननीय अतुल जैन जी का। समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम इस अंचल का है, जिनका नाम नीरज मंजीत जी है, अनुभवी शख्सियत हैं। चाहूंगा उनके सम्मान में भी आप। और इसी के साथ साथ हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, शिक्षाविद हैं, उनके सम्मान में भी चाहूंगा जोरदार तालियां आप बजाएं। चर्चा की शुरुआत हम आकाश आहूजा जी से करते हैं। हम एक ऐसे जिले में बैठे हैं जो बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण जिला है। तमाम बड़ी शख्सियत जो इस अंचल से जुड़ी हुई हैं, राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती हैं। राजनीति में तो इन लोगों को मुकाम मिला आहूजा साहब, आप लोगों को भी कोई जगह वगैरह राज्य के व्यापार में मिलती है या यहीं पर अपना संगठन बना के खुश हो लेते हैं कि चलो कहने को तो हम भी अध्यक्ष हैं? देखिए जी, व्यापारियों को सबसे बड़ा गर्व यह है कि हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं जी। ये हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि हम देश की सेवा, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था होती है उसके लिए हम लगे रहते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमको राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति पार्टी में पद पाने का कोई मोह नहीं रहता है। व्यापारी व्यापारी होता है और बहुत ही शांत प्रजाति का, समाज के हित करने वाला एक संगठन होता है। जहां तक विकास की बात है और 2 साल की चर्चा जो चल रही है सरकार की, 2 साल हो गए हैं, इसमें क्या विकास हुआ, तो विकास का जो पैमाना है वो मेरी नजर में इस स्तर पे आता है कि सरकार के सोचने का विजन क्या है, सरकार का विजन क्या है और उस विजन में कौन कौन लोग शामिल हैं और उस विजन का सर्वेक्षण, सर्वे या फीडबैक कितनी गहराई से लिया गया है। और मैं जब से देख रहा हूं अभी तक के मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा विधायक, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं जी, उनकी मैं एक तारीफ करूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन के दृष्टि से तारीफ नहीं करूंगा जी, एक व्यापारिक दृष्टि से, कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें जिन लोगों को लाभ मिलने वाला है उन लोगों के साथ चर्चा करके उसका प्रारूप तय किया जा रहा है जी। पहले ये होता था कि अधिकारी या कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने निर्णय स्वयं ले लेते थे, और ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि लाभ पाने वाले लोगों के साथ बैठ करके उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्माण कार्य हो रहे हैं। ये मुझे बहुत ही ये विजन मुझे सरकार का बहुत अच्छा लगा जी। और जहां तक विकास में तेजी की बात है तो बहुत सारे, जैसे भोरमदेव कॉरिडोर बनने से व्यापार बढ़ेगा, पलारी नहर का जो काम चल रहा है उसमें रोड अच्छे बनने से व्यापार बढ़ेगा, महतारी बंधन योजना में जो पैसा जा रहा है अंततः वो बाजार में ही आना है, किसानों को जो पैसा जा रहा है वो बाजार में ही आना है। तो जितने भी पैसे सरकार लोगों को देती है किसी भी योजना के माध्यम से, वो किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार के हित में ही
यूज होता है और पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है। अरे आहूजा साहब, आप क्या है, गोल गोल मत घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आते हैं। व्यापार कितना बढ़ता है, इससे व्यापारी को मजा नहीं आता। व्यापारी को मजा तब आता है कि मुनाफा कब ज्यादा आता है। तो ये बताओ, 5 साल में मुनाफा ज्यादा था या इन 2 साल में मुनाफा ज्यादा कमा रहे हो? देखिए, मुनाफा सरकार के हिसाब से नहीं रहता है, वो रोटेशन के हिसाब से होता है। बाजार में जितना पैसा सर्कुलेट होगा, जितना टर्नओवर होगा, उतना व्यापारी को मुनाफा होगा। इसमें सरकार ने कितनी योजना अरे हमने तो एक बड़ा सरल सा सवाल पूछा, 5 साल में ज्यादा मुनाफा कमाए या 2 साल में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो? किससे होता है, कैसे होता है, ये तो हमने पूछा ही नहीं। हमने तो केवल इतना समझना चाहा कि व्यापारी की मौज कब है, 5 साल में थी कि 2 साल में है। हिमांशु जी, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारी कहीं न कहीं अपना तर्क में फंस जाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब विकास होते हैं तो व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो मुनाफा होता है। ऐसा क्या डर है? डर किसी चीज का नहीं है। तो आहूजा साहब ने वैसे बताया नहीं कि मुनाफा कब ज्यादा है, लेकिन मुनाफे से इतर सामाजिक क्षेत्र को लेकर बात करें, कवर्धा बड़ी अहमियत का शहर है, बड़ी अहमियत का जिला है। पर जो राजनीतिक रूप से अहमियत है, क्षेत्र में भी उस प्रकार का विकास है, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। इसे बताने के लिए हमारे साथ नीरज जी हैं। क्या कहते हैं नीरज जी? कवर्धा से लोग तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, लोग मुख्यमंत्री बन गए, विधानसभा अध्यक्ष बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, आवास पर्यावरण मंत्री बन गए, कोई राजा है वो जाकर कहीं दूसरी जगह से सांसद भी हो ले रहा है। यहां के लोगों का क्या हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। INH हरिभूमि का बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि कवर्धा जिला हर दृष्टि से एक मॉडल जिला हो सकता है, बशर्ते कि हम एक बड़ा आदिवासी इलाका जो जुड़ता है कबीरधाम जिले में जो आता है, उसकी ओर अगर ध्यान दिया जाए तो मैदानी इलाकों में विकास दिखता है। शहरों और तहसील के जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वहां विकास दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बड़ा आदिवासी इलाका जो है वो कहीं न कहीं उस पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। समाज सेवा के लिए लायंस क्लब की तरफ से हमने आदिवासी इलाकों पे केंद्रित किया है अपने सेवा कार्यों को। कई बार हम आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो वहां की जो समस्याएं, और एक साहित्यकार होने के नाते भी मुझे एक बड़ा एक क्षेत्र मिलता है कि अध्ययन के लिए, तो मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 बहुत ही बड़े एक इश्यू है जो आदिवासी इलाकों में जरूरत है। अभी मैंने एक समाचार पढ़ा था कुछ दिनों पहले, रोजगार के लिए एक मधुमक्खी पालन के लिए कोई सरकारी बोर्ड आया था जी। और उन्होंने आदिवासी इलाकों में प्रशिक्षित किया कुछ लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है कि रोजगार की ओर हम प्रवृत्त कर रहे हैं और उनकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हुए उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि वो बोर्ड आया, उन्होंने प्रशिक्षित किया और वो बोर्ड चला गया, उसके बाद फॉलो अप नहीं होता है। ये पहले भी हुआ है, जब यहाँ सोनमणि बोरा कलेक्टर थे जी, तो उन्होंने रेशम पालन के लिए कुछ प्रयास किए थे, कीड़े उपलब्ध कराए थे, लेकिन फॉलो अप नहीं हुआ तो वो योजना पूरी की पूरी जो है बैठ गई जी। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हम रोजगार से जोड़ना चाहते हैं आदिवासियों को, तो कहीं न कहीं फॉलो अप की जरूरत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस ओर मैं सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों या जो हमारे अधिकारी हैं, कि योजनाओं का फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। और एक बात और है कि आदिवासी इलाकों में विकास करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत दूभर कार्य है निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी अपनी एक संस्कृति है, उनकी एक परंपराएं हैं। तो वो चाहते हैं कि उन परंपराओं और संस्कृति की रक्षा करते हुए विकास जो है होना चाहिए। ये उनकी एक कहीं न कहीं एक भावना जुड़ी हुई है। तो अभी
एक सुझाव आया था कि मक्का के बारे में एक कहा गया था कि एक बहुत बड़ा एक किया जा सकता है कि आदिवासी इलाकों में मक्का बहुत होता है जी जी, तो उसको तो कुछ आजादी के 75 साल 77 साल या 79 साल बाद भी अभी ये समझना है कि इनके लिए करना क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये बड़ा एक संवेदनशील मामला है कि हम आदिवासियों की समस्याएं नहीं समझ पा रहे हैं, या हमारे अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कहीं न कहीं एक दृष्टि का अंतर है। एक समाज सेवा की दृष्टि से हम जाते हैं आदिवासी इलाकों में, तो हमारी एक दृष्टि अलग होती है, या एक साहित्यकार होने के नाते जब मैं देखता हूं ये सारी चीजों को, तो वो एक सोचने का एक तरीका एक अलग होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चूंकि हर राजनेता को कहीं न कहीं जनता के बीच जाना है, तो मुझे लगता नहीं आपका कहने का आशय क्या है? नेता जाते हैं वो केवल वोट देखते हैं, आप देखते हैं तो उनके तन की स्थितियां भी देखते हैं, मन की स्थितियां भी देखते हैं। देखिए, एक फैक्टर तो है जो आप कह रहे हैं कि वोट के लिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके साथ में विकास के लिए जो योजनाएं जो होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर तो है कि आदिवासी इलाकों में एक अभी जैसे हमारी जो अभी विष्णुदेव साय की सरकार है, तो उन्होंने पहले ही दिन या दूसरे दिन आदिवासी इलाकों में उसके लिए आवास के लिए एक बहुत बड़ी राशि स्वीकृत कर दी थी जी, और उस पर काम भी हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं तो कुछ तो कुल मिला के नीरज जी की वेदना सीधे तौर पर है कि कवर्धा बहुत ही महत्वपूर्ण जिला तो है, पर यहां पर आदिवासियों के लिए जो काम होना चाहिए था, जिस स्तर पर होना चाहिए था, उसके स्तर पर बहुत कुछ करने की अभी भी जरूरत है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अतुल जैन जी हैं। अभी हमारा पहले वाला सेशन हो रहा था, उसमें बता रहे थे मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। ये अस्पतालों में डॉक्टर हो गए क्या जो मेडिकल कॉलेज के लिए इतने खुश हो रहे हैं? खुशी तो है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, नए डॉक्टर्स आएंगे जी। अभी वर्तमान में जो समस्या सबसे ज्यादा रहती है कि हमारे ग्रामीण अंचल में डॉक्टर्स की उपलब्धता बहुत कम है जी। नंबर ऑफ डॉक्टर्स रहेंगे तो सभी का पहला जो कहना चाहिए प्रेम रहता है बड़े शहरों में जाएं। कवर्धा के लोग रायपुर जाना चाहते हैं कि गांव के लोग कवर्धा में जिले में रहना चाहते हैं, लेकिन अपने गांव में के आसपास रूरल एरिया में जी अस्पताल कैसा चल रहा है यहाँ का? जिला अस्पताल के बारे में अगर मैं कहूं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है जी। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से हूं और प्राइवेट हॉस्पिटल नॉर्मली ऐसा होता था कि दो प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपटीशन रहता था कि मेरे यहाँ पेशेंट है कि उनके यहाँ। आज की स्थिति यह है कि हमारा कंपटीशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होता है जी। तो आप ये समझ सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस स्तर से चल रहा है। पहले जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महीने में लगभग 100-150 डिलीवरीज होती थी जी। आज वो आंकड़ा 400 के आसपास है जी। तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ी है, मरीजों का इलाज भी हो रहा है। अभी वर्तमान में सिटी स्कैन लगा है जी। बहुत। तो सीटी स्कैन लगाइए या चल भी रहा है? चलता है, जरूर चलता है जी। चलता है। पहले यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे जी। आज परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध है जिला अस्पताल में जी। मैंने फिर कहता हूं कि जो कंपटीशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का था
आज प्राइवेट हॉस्पिटल का कंपटीशन गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करे कि हमारा उनसे कंपटीशन हो रहा है। जी, तो इससे आप लोगों के धंधे पे कितना असर पड़ रहा है? जब गवर्नमेंट ही अच्छा काम करने लगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल कितने बंद हो गए यहाँ पे? देखिए, बंद नहीं होता, कोई फर्क तो पड़ता है, बंद नहीं होता लेकिन फर्क तो पड़ता है, तकलीफ तो है हमारे को भी। मतलब ये सरकार आने के बाद आपको बड़ी तकलीफ जा रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल बोल सकता हूं मैं कंपैरेटिवली। वही कमाल हो गया। कवर्धा में हम बैठे हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं जब से ये सरकार आई है सरकारी अस्पताल तो ठीक चल रहा है, वो उससे उनका अपना काम काफी प्रभावित हो रहा है। कमाल की बात है। लेकिन हमारे साथ में शिक्षा जगत से दो शख्सियत मौजूद हैं। हमारे सत्र जब शुरू कर रहे थे उस समय उनका आना नहीं हुआ था। हमारे साथ पवन देवांगन जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि पवन देवांगन जी जो यहां पर एक स्कूल के संचालक भी हैं, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और बात हम आदित्य श्रीवास्तव जी से करते हैं। श्रीवास्तव साहब, वक्त के साथ बदलाव ऐसा आ गया कि जिस शिक्षा को सेवा का क्षेत्र माना जाता था उसे मुनाफे के संदर्भ में देखने लगे। अब आकाश आहूजा जी तो हमें बताए नहीं कि उनका धंधा कैसा चल रहा है, पर यहां पर शिक्षा की दुकानें कैसी चल रही हैं? सबसे पहले तो कवर्धा वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जैसी शख्सियत हमारे बीच हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं जो प्रश्न आपने किया है उस ओर तो मैं जरूर बोलूंगा जी, लेकिन उससे पहले दोनों दल के लोग बैठे हुए हैं जी, और बिल्कुल तटस्थ रूप से मैं कुछ बातें विकास के संबंध में चाहता हूं जरूर कि आने वाले समय में इस पर जरूर ध्यान दें। जैसे कवर्धा 7 जिलों से घिरा हुआ क्षेत्र है और प्राय सभी जिलों की दूरी यहां से लगभग समान। तो ऐसी स्थिति में कवर्धा की स्थिति जो है सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया स्थिति है। यहां बाहर से भी पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, आसपास के जिलों से भी। तो कवर्धा में सबसे जरूरी चीज एक पीजी कॉलेज जो है वो आज से 20 साल 25 साल पहले का भवन बना हुआ है, उसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ है, तो उसमें और ज्यादा भवन बढ़ाए जाएं ताकि ज्यादा बच्चे वहां पे पढ़ सकें। एक दूसरी चीज, कवर्धा में 2 महत्वपूर्ण तहसील है, एक कवर्धा और एक पंडरिया। पंडरिया में पीजी कॉलेज खोलना अत्यंत आवश्यक, ताकि कवर्धा में जो दबाव है वो कम हो जाए और पंडरिया के बच्चों को ज्यादा दूर आना न पड़े। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, रोजगार के दृष्टिकोण से हमारे क्षेत्र के बच्चे इसलिए पिछड़े हुए हैं कि यहां बीएड कॉलेज नहीं है, जबकि उसको बहुत पहले खुल जाना था। हर साल 15 से 20 हजार बच्चे यहां से निकलते, तो उनके शिक्षा के क्षेत्र में जाने की के चांसेस बढ़ते। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी के मामले में है, जिस पर अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले। मैं इतिहास में आपको बताना चाहूंगा कि कवर्धा वो जगह है जहां 1895, 1914, 1977 और उसके बाद 2 और सर्वे रेलवे के लिए हुआ। आश्चर्यजनक बात है कि इतने 131 साल बाद भी कवर्धा में रेलवे की कोई सुविधा नहीं हो पाई। रेलवे की सुविधा होने से सारी चीजें सुविधा हो जाती। 1977 में मोहन भैया दुर्ग के सांसद थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया था लोकसभा में, और मधु दंडवते जी उस समय रेल मंत्री थे। उन्होंने इसका सर्वे भी करवाया और लागत भी निकाली थी 55 करोड़ रुपए उस जमाने में, लेकिन आगे कुछ नहीं हो पाया। तो इन चीजों के ऊपर भी हमारे इस क्षेत्र। आदित्य जी, आप जैसा जब विद्वान हमारे साथ मौजूद है ना, तो जरूरत या सवाल से बात नहीं बनेगी, उसकी पड़ताल की भी जरूरत होगी। आपने हमें इतिहास बता दिया, इतने साल से रेलवे के संदर्भ में सर्वे हुए पर रेलवे अभी तक नहीं आई, तो अब थोड़ा सा ये भी तो बताओ क्यों नहीं आई? चुने तो आप एक से एक दमदार लोग। मैं इस संबंध में एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, बेधड़क जी, उसको किसी से कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। बेधड़क इस बात से कहना चाहूंगा कि हमारे आज से नहीं, जब से
कवर्धा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व हुआ है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, जी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, जी और दूसरी चीज सरकार पर दबाव डालने की नीति, जी। वो नहीं रही। अरे आपके पास तो सरकार रही, दबाव का डालते? ये तो आज की बात है ना, कवर्धा उस जमाने से हो सकता था। मतलब जब विजय बहुत शर्मा नाम आपको सरकार लगते हैं, डॉक्टर रमन सिंह आपको सरकार ना लगे? हमारे जितने भी सरकार के लोग हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जी सबका कार्यकाल हमने देखा है, जी सबने अपने स्तर पे बहुत ही ज्यादा प्रयास किया है। जी। क्या छत्तीसगढ़ के इतने सांसद आते हैं, कभी इधर कभी का रेल मंत्री बना दे ताकि रेल की सुविधाएं वो दे पाए? जी। बिहार, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, साउथ, उड़ीसा, मध्य भारत, केवल यहीं से रेल मंत्री बनते रहे हैं, जिसका जी। दुष्परिणाम हम भुगत रहे। जी। तो आदित्य जी खोज पाई है कि जब तक रेल मंत्री यहां का नहीं बनेगा तब तक यहां रेल नहीं आएगी। बिल्कुल। संतोष पांडे की इस तरीके से पैरवी करता हुआ मैंने दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। भाई आदित्य जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद पर आपने मेरा मूल सवाल गोल कर दिया। जी। जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा, मैं उसके मैंने तो सवाल किया था जी। दुकानें कैसी चल रही हैं, जी, आपने सब बताया, बस यही नहीं बताया। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर, लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना आवश्यक था जी। और हमारे शिक्षक जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि उस परिस्थिति को बदल पाए। जी। नवाचार की स्थिति कर रहे हैं, नए नए सिस्टम अपना रहे हैं, सरकार के द्वारा भी पर्याप्त सहयोग मिलता रहा है, लगातार स्कूलों की स्थिति अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में मानसिकता है कि प्राइवेट स्कूल, जी। लेकिन बहुत सारे हमारे जिले के ऐसे स्कूल है। बड़े संकट में चल रहे हैं आप, ऐसा आदित्य जी समझा रहे हैं। आपके स्कूल के बच्चे कितने घट गए 2 साल में? नहीं, दोनों सेक्टर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों समान रूप से चलेंगे और चल रहे हैं, तभी विकास होगा। एक को ज्यादा एक को कम, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, खाली शिक्षा की बात हम ना करें। जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे और कोई भी क्षेत्र है, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों साथ साथ विकास पे सहभागी होते हैं, एक दूसरे के पूरक बन के चलेंगे। अगर कंपटीशन करेंगे कि वो छोटा ये बड़ा, तो मेरे ख्याल से गलत होगा। नहीं, क्या होगा अभी हम इस पे तो बात ही नहीं कर रहे, चल क्या रहा है इस पर बात कर रहे हैं। आपका काम कैसा चल देखिए, रहा है? प्राइवेट स्कूल में जनता का, पालकों का विश्वास है। क्यों है? इसीलिए कहीं ना कहीं शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना, तो इसीलिए विश्वास है पालकों का। और ऐसा नहीं है कि सरकारी में भी बच्चे नहीं हैं, जी। वहां भी छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है, और किसी राज्य में मेरे ख्याल से हो सकता है, जैसे हम लोग केरल वगैरह के बारे में सुनते अच्छा, हैं आप एक बात बताइए, आप तो स्कूल का संचालन करते हैं जी। आपके स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे पढ़ने के लिए कवर्धा में अपनी कोई संभावना देख पाते हैं या रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव की तरफ ही जाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से पढ़ाई करने के बाद जो उच्च शिक्षा के लिए जी यहाँ भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं यहाँ के बच्चे। जी। जी। नहीं, यहाँ पर कितनी उनके लिए अवसर उपलब्ध हैं बतौर शिक्षाविद, क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से यहाँ भी बहुत अवसर उपलब्ध है। सारे एक बीएड को छोड़ करके सारे उपलब्ध कराए, चाहे कोई भी सरकार हो। निश्चित मतलब रूप आपका से कहना ये कि बीएड करने की जिनकी इच्छा है बस वो ही बाहर जाते हैं, वो बाकी भी सब यहीं पे रह जाते हैं। नहीं, सब रह जाते हैं ऐसा बोलना गलत होगा। यहाँ भी अवसर है, जैसे मेडिकल कॉलेज खोली रहा है, अरे तो पीजी कॉलेज है, मतलब मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग खोलना है, कॉलेज तो है। आपका आशय ये है कि जिन्हें डॉक्टर बनना है वो अभी 2-3 साल इंतजार करके कवर्धा में रह रहे हैं। मैं वही कह जब रहा मिल जाएगा हूँ, तो एडमिशन ले लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ भी अवसर है, बाहर भी अवसर है, जिसको जहाँ लग, विदेश में भी अवसर जी। है। ऐसा होता तो इंडिया से यूक्रेन और क्यों जाते बच्चे फिर। नहीं, कवर्धा में कौन कौन से अवसर है, बस इतना समझना चाहते कवर्धा में पीजी कॉलेज है सबसे पुराना, हैं। जी
जहाँ पे बहुत अवसर मिलता है बच्चों को। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिशरी कॉलेज है जी, और एग्रीकल्चर कॉलेज है। तो उच्च शिक्षा में मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि जो जितनी बीएड का भी हो जाता, लेकिन उसमें टेक्निकल इशू है। जो एनसीटी का जो रोक लगाया गया है बीएड के लिए, जी, उसके कारण ना प्राइवेट खोल पा रहे हैं ना गवर्नमेंट खोल पा रहा है। जी, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं खुल जाता बीएड का, अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो। जी। वो एनसीटी से टेक्निकल प्रॉब्लम है। और जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थाएं हैं लगभग सारे कवर्धा में है। तो इतनी सीट तो है नहीं उसमें कि सारे बच्चे यहाँ उसमें समायोजित हो जाएं। तो उसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। इसके लिए बड़े नोट। चलिए मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आहूजा साहब एक बार और आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ का व्यापारी को अवसर की उपलब्धता कितनी है। जितने दमखम वाले लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि रहते हैं कि कई अन्य जिलों के लोग उनसे अपनी मदद ले लेते हैं, आप लोगों के लिए कितने अवसर बन पा रहे हैं? या आपको लगता है कि इस जिले में कुछ और काम होता तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर अवसर बनते, या इतना पैसा आ रहा है कि और की जरूरत ही नहीं है? व्यापारी तो चाहेगा कि जितना आगे बढ़ सके और जितना आ जाए, व्यापार इसलिए कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, मैं कवर्धा जिले की बात करूं तो कवर्धा जिले में व्यापार के क्षेत्र में सब प्रकार के व्यापारी हैं जी। चाहे आप चौपाटी से लेकर के बड़े बड़े शोरूम मॉल तक के आप देख सकते हैं। इसमें जो मल्टीनेशनल प्लेयर जो आते जी। हैं और जो ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां आती हैं, उसकी वजह से जो फुटकर व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको जो समस्या आ रही है उस पे गवर्नमेंट को भी और समाज को भी ध्यान देने की आवश्यकता है जी। अब चूंकि कवर्धा में लोग अब घर से निकलना कम कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यापार ज्यादा हो रहा है जी। उसका सबसे बड़ा मेजर कारण है ट्रैफिक व्यवस्था जी। कवर्धा के पुराने परंपरागत जो बाजार हैं, जो मेन मार्केट लाइन है, उसमें जो ट्रैफिक की जो समस्या है, इस कारण से व्यापार उस रोड का घटते जा रहा है जी। इसका फायदा बड़ी कंपनियां जो मॉल और पूरी सारी जो सुविधा देती हैं पार्किंग की और प्रसाधन वगैरह की, तो लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं या फिर मोबाइल से ऑनलाइन परचेस करते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि कवर्धा का जो परंपरागत पुराना बाजार है उसको हम उस स्तर का डेवलप कैसे करें जी। इसके लिए हमने संगठन की तरफ से ऊपर प्रशासन स्तर में, पहले की भी सरकार में और अभी भी हम चर्चा में है कि हम पूरे बाजार को अलग अलग जोन में विभाजित करके हर जोन को डेवलप करें इस तरीके से कि वहां पे कस्टमर आए। वहां अच्छा, पे एक बार बताओ आहूजा साहब, ये सरकार को करना पड़ेगा बाजार व्यवस्थित, या जो आप लोग सड़क को ही अपनी दुकान समझ के लगा लेते हो उसे भी कुछ समझना पड़ेगा? हाँ, मैं उसी चीज में आ रहा हूं। ये हमारे पॉइंट में ही है। इसमें जो सबसे पहली जो व्यवस्था है कि आप मेन मार्केट में विद्युत व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था, प्लस जो व्यापारी अपने पोजीशन की जो जगह है उस जगह तक ही सीमित रहे, उससे बाहर न होर्डिंग लगे न सामान आए, इसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम इसमें किसी भी व्यापारी का हम पक्ष लेने के लिए नहीं समर्थन में खड़े होंगे कि आप बाहर सामान रखिए। हम खुद चाहते हैं अगर कोई व्यापारी सामान बाहर रख रहा है, बाजार अव्यवस्थित हो रहा है, तो अल्टीमेटली लास्ट में नुकसान तो हमारा ही है जी। बाजार कमजोर पड़ता जा रहा है। हम खुद चाहते हैं कि जैसा आपने बोला कि सामान व्यवस्थित रखें, उसमें सबका फायदा है। उसके लिए भी हमने रिटर्न में दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट अगर चाहे उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना तो उसके लिए हम तो उसके लिए हम काम करें। तो हमारी जो सामाजिक लोगों से बातचीत हुई उसमें 2-3 बातें निकल कर आई हैं। एक तो मंजी जी ने हमको ये बताया है कि आदिवासी क्षेत्र में यहां पर काम करने की अभी भी बहुत जरूरत है, अगर वाकई इस जिले को विकसित जिले के तौर पर आपको देखना है। हेल्थ की दृष्टि से डॉक्टर साहब जरूर बोल रहे हैं कि यहां का गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है और इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम लोगों के लिए परेशानी हो रही है। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बड़ी सुखद स्थिति है। जहां तक एजुकेशन को लेकर बात है तो उसके संदर्भ में अन्य जिलों के बनस्पत कवर्धा में फिर भी उच्च शिक्षा के काफी संस्थान मौजूद हैं। अमूमन तय ये हुआ था कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 2-2 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे। राजनांदगांव में चल रहा है
और कवर्धा में बन रहा है, इसके लिए चाहूंगा कि आप अपनी इस उपलब्धि पर ताली बजा सकते हैं। देखिए, वो मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग की शक्ल में ना रहे बल्कि फुल फ्लैश चालू हो, इस पर भी हम लोग लगातार ध्यान रखेंगे। और जहां तक बाकी विषयों के संदर्भ में विशेष तौर पर आदित्य साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी जिसमें यहां की जरूरतें बताई, पर रेलवे के संदर्भ में जो उनकी इच्छा है वो इस अंचल की दशकों नहीं शताब्दी पुरानी इच्छा है, वो इच्छा पूरी होनी चाहिए। आगे जब हमारा संवाद होगा तो हम जानेंगे, विजय शर्मा जी, संतोष पांडे जी, भावना जी हमारे साथ में होंगी कि इस दिशा में वो वाकई कुछ कर रहे हैं या वो भी वैसे ही पत्र लिख रहे हैं जैसे पूर्ववर्ती लिखते रहे हैं। पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत कैसा लग रही है। आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 2 सुझाव और देना चाहता हूं सर जी। एक तो कवर्धा जिले, कबीरधाम जिले में पंडरिया और बोरला जी 2 हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से टॉप मोस्ट है। जी और यदि पर्यटन की सुविधाएं यहां बढ़ा दी जाए जी तो सैलानियों का आना जो है कई गुना बढ़ जाएगा। अभी केवल भोरन देव तक आकर वो लौट जाते हैं। जी दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पंडरिया और बोरला की ही जो बैगा आदिवासी बच्चे हैं जी या और लोग हैं जो उनकी ट्रेडिशनल कारीगरी है उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज बीरनमाला पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है जी तो क्यों ना उसके अच्छे उत्पादन करके उसको मार्केट उपलब्ध कराई जाए, जी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोजगार के अवसर होंगे। बैगा आदिवासियों के संदर्भ में आदित्य जी का ये सुझाव है। पर्यटन के क्षेत्र में बात तो लगातार होती है पर वो बात तक रह जाती है, आगे क्यों नहीं बढ़ती, इस पर भी हम बात करेंगे। पर आप सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद को सार्थक बनाने के लिए जो आप हिस्सा बने। चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे इस पूरे पैनल के लिए और आगे के लिए मैं शैलेश जी से आग्रह करूंगा। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।